पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया के तापमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और इसी के चलते मौसम के पैटर्न में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किन वजहों से ये हो रही है? और पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। ग्रीन हाउस दरअसल वो हालात होते हैं जो वातावरण में मौजूद कुछ गैसेस की मौजूदगी के चलते बन जाया करते हैं और इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। मुख्य रूप से ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैविक ईंधन के इस्तेमाल से बनती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और कोल या फिर लकड़ी के जलने से। इसके अलावा मीथेन गैस हमारे यानी मनुष्यों के द्वारा पैदा हुए कचरे या सब्जियों के सड़ने से पैदा होती है, यानी मीथेन गैस के उत्सर्जन के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। ये गैसें सूरज की गर्मी को सोखने का काम करती हैं, जिससे सूरज की गर्मी धरती से टकराकर वापस जाने की बजाय वायुमंडल में ही रह जाती हैं। इससे धरती का तापमान बढ़ने लगता है और इसी का नतीजा होता है ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि गर्मी का मौसम है और आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है बाहर एकदम। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपकी गाड़ी के अंदर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है और आप उसके बाद गाड़ी के अंदर आकर के बैठते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर गर्मी आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाया करता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि गाड़ी के सामने जो विंडस्क्रीन लगी होती है उसमें से सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और उसकी वजह से जो गर्मी अंदर पैदा होती है उसे गर्मी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और यही वजह है कि गाड़ी के अंदर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। हम मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्रीन हाउस गैस है। अब आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक कैसे हुई, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी तरीके से चक्र चलता है। तो आपका ये पूछना वाजिब भी है कि ये हमारे लिए हानिकारक कैसे हुई। तो ये हानिकारक ऐसे हुई है कि अगर पिछले कुछ सालों में आप ध्यान दें तो हमारे जंगलों की कटाई कितनी तेज़ी के साथ हुई है। इतनी तेज़ी के साथ हमारे जंगल काटे गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ी है और इसकी मात्रा पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और यही वजह है कि हमारी धरती का तापमान अब काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा ईंधन का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल और हमारे दुनिया में लगातार तेज़ी के साथ बढ़ रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बड़ा फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वाइल्ड फायर यानी जंगलों में आग लगने की घटनाएं, पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। नासा ने पिछले 21 सालों का एक मैप जारी किया है, जिसको देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले 21 सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से जंगल में आग लगने की घटनाएं तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। दरअसल पेड़ों का 70% से ज़्यादा हिस्सा कार्बन का बना होता है और जब जंगलों में आग लगती है तो यही कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में करीब 21% से ज़्यादा जंगल हैं। क्षेत्रफल के मुताबिक सबसे बड़े जंगल मध्य प्रदेश में हैं, करीब 77,414 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 66,964 स्क्वायर किलोमीटर और फिर छत्तीसगढ़, जहां 55,547 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल हैं। इनके अलावा उत्तराखंड, केरल, गोवा, त्रिपुरा और असम का 33 से 75% क्षेत्र जंगल है। इनमें से उत्तराखंड, सिक्किम और मिजोरम सबसे ज़्यादा घने जंगल वाले राज्य हैं। वैसे तो आग लगने की घटनाएं देश के कई राज्यों के जंगलों में होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होती हैं। मई 2018 में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 295 घटनाएं हुई थी। सिर्फ 2 दिन में ये घटनाएं बढ़कर 1036 तक पहुंच गई। वैसे कुछ प्राकृतिक कारण हैं आग लगने के, तो कुछ मानवीय कारण।
गर्मी के दिनों में जब काफ़ी वनस्पति सूख जाती है तो जंगल में आग लगने की घटनाएं आमतौर पर सामने आती हैं। प्राकृतिक कारणों में आंधी तूफान के दौरान बिजली गिरने से, पत्थरों के रगड़ने से और बांस के पेड़ों के रगड़ने से कई बार आग लग जाया करती है। लेकिन इसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा घटनाएं मानवीय गतिविधियों के चलते होती हैं और यही जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण है। कैंप कर रहे यात्रियों या अन्य पर्यटकों की लापरवाही की वजह से आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जंगल में ठहरने के लिए आग जलाया जाना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर उसे ठीक से बुझाया ना जाए तो ये आग भारी नुकसान कर सकती है। इसी तरह बीड़ी सिगरेट पीकर यूं ही कई बार फेंक दी जाती है और कोई नहीं जानता कि ये चिंगारी जंगल में कब बड़ी आग सुलगा देगी। इसी तरह आतिशबाजी से भी कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही जंगल के पास गांवों में सूखी टहनियों को जलाते वक्त हमारी लापरवाही से आग जंगल को तबाह कर देती है। जंगल की आग कितनी तेजी से फैलती है ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं और यही आग लगने से ग्रीन हाउस गैसेस भारी मात्रा में वायुमंडल में फैलने लगती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आमतौर पर सिर्फ यही समझ लिया जाता है कि अब गर्मियां बढ़ जाएंगी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे गर्मियों में और ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगेंगी, यानी कि गर्मी के मौसम पहले से ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। सर्दियों में और ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी और जो वेट स्टेट्स हैं वहाँ पर मानसून के दिनों में हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बाढ़ की स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाएगी। जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन तमाम स्टेट्स को वेट स्टेट्स कहा जाता है और यहाँ पर जब भी मानसून आता है यहाँ पर हालात बेकाबू हो जाया करते हैं, बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। इन इलाकों में आमतौर पर हम साइक्लोन्स भी देखते हैं जो लगभग हर साल ही देखने को मिल रहे हैं, बल्कि कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर एक साल में 2-2 बार साइक्लोन्स आए हैं और इसकी वजह से जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और सिचुएशन कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है। हम जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़े पैमाने पर असर देखा जा रहा है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस बार गर्मी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों ने इतनी उम्मीद नहीं की थी जितनी गर्मी वहां पर पड़ रही है। कनाडा भी उनमें से ही एक है जहां पर इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया है। वैसे तो कनाडा को कोल्डेस्ट कंट्रीज़ में कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर तापमान -30, -20 तक चला जाया करता है, लेकिन इस बार यहाँ पर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। स्पेसिफिकली उस जगह की बात करते हैं जहाँ पर गर्मी ने रिकॉर्ड बनाया है और तापमान यहाँ पर 49.5 डिग्री सेल्सियस के लेवल को भी पार कर गया है। कनाडा में एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा के साउथ वेस्ट में है। यहाँ एक गांव है लेटन और इस गांव में ज़्यादातर लोगों के घरों में एसी नहीं है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी माइल्ड क्लाइमेट है। यहाँ जुलाई अगस्त का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री के आसपास ही रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तापमान कभी 40 के पार नहीं गया, लेकिन इतना टेम्परेचर कभी नहीं हुआ और लोगों ने इसकी उम्मीद इस बार भी नहीं की थी। इतनी गर्मी की वजह से लेटन गांव के पास के जंगलों में आग लग गई, जिससे आज ये गांव 90% तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस गर्मी से अब तक कनाडा में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो पिघल गई हैं, जो सड़कें हैं वो भी मेल्ट हो रही हैं और जगह जगह से टूटनी शुरू हो गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तापमान कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। इतना तापमान आमतौर पर अरब कंट्रीज़ में ही देखने को मिलता है, गल्फ़ कंट्रीज़ में ही आमतौर पर इतना तापमान हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के लेवल को भी कई बार पार कर जाता है। 52 डिग्री सेल्सियस तक भी वहाँ का तापमान चला जाता है। लेकिन कनाडा क्योंकि एक कोल्डेस्ट कंट्री कंसीडर की जाती है और यहाँ पर इतना तापमान कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए इस समय चिंता का विषय है। स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ऐसा हीट डोम की वजह से हुआ है। हीट डोम आखिर क्या होता है ये आप इस डायग्राम की मदद से समझ जाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब गर्म हवा हाई प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जा पाती और वो हाई प्रेशर गर्म हवा को वापस सतह पर धकेल देता है, जिससे वो हवा और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। इससे गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सच तो ये है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से ही ऐसे हालात पैदा होते हैं और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोई कोशिशें नहीं की जा रही या फिर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसी के उदाहरण हैं। जापान में एक शहर है क्योटो
और क्योटो में ही इस प्रोटोकॉल की पहली बैठक हुई थी 1997 में। हालांकि 2005 से ये प्रोटोकॉल इफेक्ट में आया था। इस प्रोटोकॉल में 141 देशों ने भाग लिया था और इसमें साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि 35 औद्योगिक देश अपने देशों में कार्बन का एमिशन कम कर लें, कार्बन का उत्सर्जन कम कर दें 5% तक, और इससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। कई देशों ने इस पर अमल करना शुरू भी किया। ये देश थे नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड। इन देशों की अगर हम बात करें तो इनमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। लोगों ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने शुरू कर दिए और इससे हुआ ये कि उन देशों पर ग्लोबल वार्मिंग का असर कम पड़ने लगा, क्योंकि वहाँ पर जो कार्बन उत्सर्जन था वो कम हो गया था। नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स में लोग आज भी बहुत ही बड़ी संख्या में साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015, इस एग्रीमेंट में पूरी दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग को काबू करने की अपील की गई। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह की गई कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, यानी कि जो धरती का तापमान है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसी भी हाल में ना जाने दिया जाए, बल्कि उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखा जाए। इसका मतलब साफ है कि सभी देशों को क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना होगा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ बहुत बड़े लेवल पर नज़र नहीं आ रहा है। मतलब साफ है कि उस लेवल पर फिलहाल कोशिश नहीं हो रही है जिस लेवल पर होनी चाहिए। इस एग्रीमेंट में 197 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इससे अलग कर लिया था। ट्रंप ने कहा था कि इस समझौते में चीन और भारत जैसे देश हैं जो खुद जैविक ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। फिर अमेरिका को इसके लिए गलत क्यों ठहराया जा रहा है? इसके बाद अब 2021 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने फिर से पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन किया है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि चीन के बाद अमेरिका ही कार्बन उत्सर्जन के मामले में दूसरे नंबर पर है और ये दुनिया का 16% कार्बन उत्सर्जन करता है। यानी जैविक ईंधन जैसे तेल, गैस और कोयला इस्तेमाल करने के मामले में अमेरिका चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इस मामले में सबसे ऊपर चीन का नाम आता है जो दुनिया का करीब 28% कार्बन उत्सर्जन करता है। तीसरे नंबर पर है भारत जो करीब 5.81% कार्बन उत्सर्जन करता है। 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो भारत की स्थिति पहले से सुधरी ज़रूर है। 2014 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI की रैंकिंग में भारत 31वें पायदान पर था और 2019 में भारत 9वें पायदान पर पहुंच गया था। लेकिन साल 2020 में भारत एक पायदान फिसलकर 10वें नंबर पर पहुंच गया। इस इंडेक्स में फिलहाल शुरू के 3 पायदान खाली हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर फिलहाल कोई नहीं है। चौथे नंबर पर स्वीडन, 5वें पर यूके, 6ठे नंबर पर डेनमार्क, 7वें नंबर पर मोरक्को, 8वें पर नॉर्वे, 9वें नंबर पर चिली और 10वें नंबर पर भारत है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए जनता को भी कदम उठाने होंगे और सरकार को भी। जनता को सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर यह करना होगा कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा हो सके तो आज ही एक साइकिल खरीद लीजिए, क्योंकि साइकिल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे कहीं आने जाने के लिए तो वो आपके वायुमंडल के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि नीदरलैंड्स जैसे देश ने ऐसा करके दिखाया है और वहाँ पर साइकिल का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर मुख्य ट्रांसपोर्ट की तरह किया जाता है। इससे फ़ायदा यहाँ पर यह भी होता है कि आपकी फिटनेस भी बनी रहती है और वातावरण को या फिर वायुमंडल को इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। इंडस्ट्रियल लेवल पर सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर कोई इंडस्ट्री कार्बन एमिशन ज़्यादा करती है तो ऐसे में सरकार को उनके खिलाफ फाइन भी करना चाहिए और हो सके तो और ज़्यादा कड़े कानून भी बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार को सब्सिडी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए ताकि लोग इन वाहनों को खरीदने के लिए अपनी रुचि और ज़्यादा दिखाएं। इसके अलावा सोलर एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, क्लीन एनर्जी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम सरकारों को ज़रूरत है कि एक खाका तैयार करें और पूरी प्लानिंग को जनता के सामने रखें ताकि जनता समझ सके और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अमल में भी ला सके। तो आने वाले समय में किस तरीके से हमारा देश
कई दूसरे देशों की तरह विंड एनर्जी की तरफ स्विच होगा, ग्रीन फ्यूल को अपनाएगा, और किस तरीके से हमारे देश के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर जल्द ही इन तमाम चीज़ों पर काबू नहीं किया गया तो ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा और इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आने वाले समय में ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो घर से बाहर निकलने के लिए आपको अपने कंधे पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़रूर लेकर चलना पड़ेगा।